बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे का जो वोटिंग परसेंट अब तक आ चुका है वो है 48.41%। और ये एकदम से जंप भी कर सकता है क्योंकि अब जो आंकड़े आएंगे वो 5.5 के करीब आएंगे। सबसे ज्यादा धौरहरा में 54.05% और कानपुर में सबसे ज्यादा कम 41.44% मतदान हुआ है। लखीमपुर में 2 वोटर्स पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। कानपुर में बीजेपी नेता की दरोगा से नोकझोंक की खबर है। तो उत्तर प्रदेश जहां वोटिंग परसेंट ओवरऑल 48.41%, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है और अब ये 5:30 बजे जब ये आंकड़ा आएगा तो इसमें काफी अच्छा आप बढ़ोतरी देखेंगे, ये कहा जा सकता है। क्योंकि लेकिन कानपुर जहां पर 41.44% सबसे कम मतदान हुआ है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर यहां पर इतना कम मत प्रतिशत सामने आया है। और चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ और बहराइच से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। बहराइच से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद। विनोद, क्या देख रहे हैं बहराइच में इस वक्त का मत प्रतिशत जो निकलकर सामने आया है वो है 49.10%। ये 3 बजे तक का मत प्रतिशत है। उम्मीद की जाएगी कि आगे बढ़कर हमको आगे पता चले, लेकिन बहराइच में जो लड़ाई है वो आसान नहीं थी। कहा जा रहा था कि टफ फाइट है और पूरा जोर भी लगाया है तमाम लोगों ने यहाँ पर, खासतौर पर राजनेताओं ने। क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं अभी तक का, क्या कुछ जो सिनेरियो है वो निकलकर सामने आया है बहराइच में? जी बिल्कुल पारुल, बता दें बहराइच में सभी मतदान केंद्रों पे अभी भी भारी भीड़ नजर आ रही है। बहराइच में इस बार हो सकता है कि 60% से ऊपर मतदान हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं, अभी भी मतदान पर केंद्रों पर भारी भीड़ है। क्योंकि सरकार की चाहे वो योजनाएं रही हो या विपक्ष की अपनी जो मैनिफेस्टो रहा हो, उसको लेकर मतदाता काफी उत्साहित हैं। अब ये नतीजे बताएंगे कि आखिर मतदाताओं ने अपना नेता किसको चुना है बहराइच में। बिल्कुल, नतीजे जरूर बताएंगे, लेकिन अगर समीकरणों को समझने की कोशिश करें और यहाँ के मुद्दों को जानने की कोशिश करें तो कौन से वो मुद्दे रहे जो एंड समय पर आकर चर्चा में रहे? क्योंकि हमने देखा चरण दर चरण मुद्दे बदले हैं। बिल्कुल पारुल, क्योंकि बहराइच में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर जो मतदाता है राम मंदिर के मुद्दे पर मतदान किए हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं थी उस पर मतदान किए हैं। यहाँ पर चाहे वो गठबंधन की हो या भाजपा की हो, दोनों में कांटे की टक्कर बहराइच में देखने को मिल रही है अभी तक। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर देखी जा सकती है बहराइच में, बता रहे थे हमारे सहयोगी हमारे साथ विनोद बने हुए हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5 लाख के करीब है, ब्राह्मण मतदाता 2 लाख के करीब है। और ये यहाँ पर समीकरण बनते बिगड़ते भी दिखेंगे क्योंकि 3 दल यहाँ पर चुनावी मुकाबले में हैं। बहरहाल मैं और भी चीज़ें आपसे जानूंगी, लौट रही हूँ आपके पास। हम लखनऊ जा रहे हैं जहाँ से हमारे सहयोगी हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान, 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी बीजेपी के रिपीट कैंडिडेट हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर कैंडिडेट को लेकर काफी आशंका की स्थिति में थी। उसके बाद 4 बार मिशिक में तो 4 बार उम्मीदवार बदले। खुद कन्नौज में जब धर्मेंद्र यादव भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे तब अखिलेश यादव ने अपनी किस्मत आजमाई और कहा जा रहा है डिंपल यादव की जीत का बदला लेंगे। लखनऊ से भी सटी हुई कुछ सीटें हैं यहाँ पर। किस तरह की हवा लखनऊ में बन रही है इस चौथे चरण के चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश की 13 सीटें किस तरफ इशारा लेकर जा रही हैं? देखिए पारुल, अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो इन 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार ये 13 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन क्लीन स्वीप तो नहीं, क्योंकि कन्नौज जहां तक अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव उसको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुब्रत पाठक से कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए कन्नौज में अखिलेश यादव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कन्नौज को एक अलग ही तरीके से लेकर चला था, पहले प्रत्याशी देने में लेट किया, उसके बाद प्रत्याशी दिया, बाद में उसका नाम जो है वो हटाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव वहां से जो है वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती थी कि अखिलेश यादव अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो आजमगढ़ से या फिर कन्नौज से लड़ेंगे। लगातार असीम मरूड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो लगातार अखिलेश यादव के लिए बयानबाजी करते रहे कि यहाँ से प्रत्याशी देने में उनको डर लग रहा है, यहाँ से वो नहीं जीतेंगे इसलिए प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनको जीतने का विश्वास नहीं है।
और अंत में नामांकन वाले दिन नामांकन वाले दिन जिस दिन आखिरी दिन था नामांकन था, कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना पर्चा भरा और साथ ही उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज जो मतदान होने वाले हैं, फर्रुखाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, दिन के शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ पे वोटिंग जो प्रतिशत है, वोटिंग मतदान जो है वो बाधित हुआ था। कई बूथ पे ईवीएम मशीन खराब जो है वो पाई गई थी, लगातार शिकायतें मिल रही थी और सुबह 9 बजे तक अगर बात की जाए तो इन 3 लोकसभा सीटों के बूथ पर ईवीएम की खराबी की शिकायतें आई थी और कई जगह जो है लेट से मतदान भी शुरू हुआ था। इसीलिए जो 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 48% मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आया है और सबसे कम जो है वो कानपुर में मतदान हुआ है। अभी भी समय है, 6 बजे तक वोटिंग होगी और आखिरी दिन के आखिरी समय में जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आखिरी प्रतिशत जारी करेगा उस समय देखना होगा कि चौथे चरण में जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि क्या वोटिंग प्रतिशत तीसरे चरण की बात ही बढ़ेगा, ये हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मतदान प्रतिशत को ही लेकर है। पहले 2 फेज में हमने देखा कि मतदान प्रतिशत अच्छा नहीं रहा, तीसरे फेज में मतदान प्रतिशत ने हाइक ली और चौथा फेज है और चौथे फेज की शुरुआत ही कई बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से हुई, जिसके बाद कई मतदाता अपने घर को वापस लौट गए, कई ने वहां पे वेट किया और जिससे कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो है वो प्रभावित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13 सीटें हैं, 13 पर 19 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार 13 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी ये बड़ी बात हुई, क्योंकि एक सीट तो समाजवादी पार्टी लगभग फिक्स मान के चल रही है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कन्नौज में भी चाहे 2009 की जीत की बात करें तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, चाहे फिर हार की बात करें तो भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था और इस बार कन्नौज में पूरी ताकत बीजेपी ने भी लगाई है, क्योंकि उनकी इस बार की रणनीति के जो विपक्षी खेमों के गढ़ हैं उनको भेदना, तो यहाँ पर भी हो सकता है इसीलिए भी ताकत झोंकी गई हो। पिछली बार तो उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार भी जो खुद अखिलेश यादव, राहुल गांधी जब साथ में नजर आए, एक माहौल बनाने की विपक्ष ने भी कोशिश की, इंडिया अलायंस ने भी कोशिश की। फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है कन्नौज में भी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, कानपुर की बात कर रही हूँ। कानपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कानपुर में लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन कहा यह जाता है, कानपुर से हमारे सहयोगी रिजवान आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, कहा यह जाता है कानपुर के लिए कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से कानपुर का जो मिजाज है वो लड़ने और अड़ने का रहा है और अलमस्ती वाला ये शहर है, सियासत में भी अपनी खासियत कायम रखता है, लेकिन नए चेहरों पर नतीजों का भार है। दोनों ही दलों ने नए चेहरे उतारे और गंगा किनारे चुनावी वैतरणी पार करने की जो जिम्मेदारी नए चेहरों पर है। क्या कानपुर की सियासी चौसर पर ये जो जनता है इसने क्या लिख रखा है इन प्रत्याशियों का भविष्य, या आज जो करने जा रहे हैं ये चयन, उसमें क्या ये सोचकर जा रहे हैं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाल ही में क्या परिस्थितियां बन रही हैं? बताया जा रहा है यहाँ पर दरोगा से नोकझोंक हुई है और कम वोट परसेंट क्यों? लोग निराश हैं, वोटर्स आगे क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले दरोगा जो मुद्दों को, इस मामले को लेकर बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष के परिवार से नोकझोंक, जैसे दीपू पांडे जैन नगर अध्यक्ष बीजेपी को, उनसे नोकझोंक, जिसमें उनकी बीवी उनकी वाइफ के साथ थोड़ी से नोकझोंक हुई थी, जिसमें उनको लेकर काफी नगर अध्यक्ष काफी गुस्सा हो गए थे। वहीं आपको बता दूं कि उसमें पुलिस ने, दरोगा ने उसे सॉरी के शब्द बोले, मगर फिर भी वो अपेक्षा कर दे रहे हैं, मगर वो वहां से फिर चले गए। और दूसरी आपको बात बता दूं, अब तक जो चुनाव हुए हैं, अब तक के परसेंटेज जो आंक ली गई है, उस परसेंटेज में आपको बताना चाहूंगा, अब तक लगभग 3 बजे तक का मामला रहा है, लगभग 45% के लगभग 45% लगभग हुआ था। उसके बाद चुनाव के बाद उसके बाद जो गर्मी पड़ी, के बाहर निकलना बंद किया और वहीं लोगों से पूछा गया इस बारे में कि अपनी किन मुद्दों पे लेकर चुनाव की बात कर रहे हैं, तो किसी ने अपनी बातों को लेकर ये बताया, किसी ने अपनी बातों को बताया कि मैं बेरोजगारी के लिए, किसी ने व्यापार के लिए, तो कहीं कहीं युवाओं से पूछा गया तो उन्होंने रोजगार नौकरियों के लिए इस बार सत्ता की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ हम दोनों ही जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, आलोक मिश्र की बात करें, ब्राह्मण वोटर को साधने की इनकी कोशिश होगी, कुलदीप सिंह भदौरिया की बात करें, और उसके अलावा रमेश अवस्थी जो पेशे से तो पहले पत्रकार रहे, लेकिन इनके लिए कहा गया कि जब ये स्टेशन पर आए थे तो लोग इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे, किसी और के गले में फूल माला डाल दी थी। अभी ये पता चल रहा है कि इनको लेकर भी काफ़ी असमंजस पार्टी के साथ थी और सत्यदेव पचौरी जी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को दिया गया, तो सत्यदेव पचौरी जी का जो खेमा है वो भी थोड़ी दिक्कत
कर सकता है, लेकिन एंड टाइम पर क्या परिस्थितियां बनी? क्या रमेश अवस्थी अपने पक्ष में वोटर्स को नहीं ला पा रहे हैं, या फिर हम आलोक मिश्र की बात करें तो वो मेहनत नहीं कर पाए? क्यों आखिर ये जो चीजें हैं ये फैक्टर मैटर करते हैं यहाँ पर कि नहीं करते हैं? ऐसा कुछ पारुल जी कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात थी पहले ये था मामला के कुछ लोग कुछ विधान परिषद के लोग नाराज हो गए थे, तो उन लोगों ने फिर अपनी मीटिंग कर सबको एक साथ किया। फिर बीजेपी के सारे धुरिंदर एक साथ हुए, फिर एक साथ सबने मिलकर चुनाव लड़ा। भाई आलू की बात करते तो वो उनको कहा जाए तो वो कभी कभी वो ऐसे नेता रहे हैं जो कभी वोट के टाइम भी निकलते हैं। उनसे पहले भी उनका परिवार चुनाव हो चुका, कोई मेयर का चुनाव हुआ तो उससे पहले, मगर वो कुछ लोग का कहना है कि वो अक्सर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। कहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो ज्यादा जोर नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं कुछ कहने का मतलब वो रात को ज्यादा मीटिंग करते, कुछ लोगों से नाराजगी भी जताई, तो कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन हवा नहीं बना पा रहा है विपक्ष, क्योंकि कल ही तो सभा हुई है राहुल और अखिलेश की आसपास में ही, और उसके बाद भी कोई ऐसा मैजिक नहीं दिख रहा है। तो अक्सर विषय समुदाय के लोगों से ही बात करने की बात करी है, और कहीं ना कहीं नाराजगी जताई गई है कि मीटिंग को लेकर कहीं ना कहीं जगहों को लेकर नाराजगी जताई गई है। कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि एक दूसरे पर तंज कसी हुई है। कोई कहता है कि विषय समुदाय के लिए कोई काम करता है, कोई कहता है हिंदूवादी के लिए। तो ये बड़ा असमंजस वाला मामला है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमीनी नेताओं में आलोक मिश्रा का नाम नहीं आता है। भाई बात करें रमेश अवस्थी की, तो रमेश अवस्थी को जनता इसलिए वो कुलदीप सिंह भदौरिया क्या गेम बिगाड़ने का, खेला करने का काम करेंगे, या फिर कुलदीप सिंह भदौरिया के लिए कोई बहुत ज्यादा माहौल नहीं है? उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं, उनके लिए कुछ ज्यादा पब्लिक रिव्यू नहीं है। उनके लिए पब्लिक रिव्यू बस ठीक है। अगर यहाँ पर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में सिर्फ 2 लोगों की टक्कर है, रमेश अवस्थी जी बीजेपी से, और कांग्रेस से आलोक मिश्र का मामला ही विपक्ष में सामने आया है। बाकी लोगों की बातें करना पब्लिक बेहतर नहीं समझती। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आलोक मिश्र भी ब्राह्मणों को नहीं निकाल पा रहे हैं। रमेश अवस्थी के भी पक्ष में वोटर्स नहीं आ रहे हैं, वोट परसेंट बढ़ नहीं रहा है, तो ये चिंता का विषय हो जाता है, और दोनों के ही बीच में टफ फाइट है, कड़ी टक्कर है। मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम चले जाएंगे। बहराइच में चूंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो बयानबाजियां हैं उसका भी काफी असर देखा जा रहा है। मुद्दों को लेकर कागजों पर बात करते हैं, लेकिन बाद में मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद वापस उन्हीं मुद्दों पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि खुद अभी हाल ही में आज ही सुबह सुबह की बात है जब रमाशंकर जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि पहले भाई को लड़ाया था अखिलेश जी ने, फिर नहीं समझ में उनको हार का डर सताने लगा, भाई चले गए दूसरी सीट, अखिलेश जी आ गए चुनाव लड़ने के लिए, उनका मन नहीं था। इस तरह के बयान जो है उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। फिर बहराइच की मैं बात कर लूँ तो बहराइच में भी प्रचार प्रसार की बात हो, लेकिन वोटर्स की बात हो, तो ये सुबह से ही खबर निकल कर आ रही है कि मुस्लिम वोटर्स उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर ज्यादा निकला है। क्या ये किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, किसके लिए हवा बनती हुई दिख रही है, माहौल बनता हुआ दिख रहा है? विनोद जी बिल्कुल पारुल बता दें, क्योंकि मतदाता बहुत साइलेंट है, मतदाता बहुत होशियारी से मतदान कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी हुई है बहराइच में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों या अखिलेश यादव रहे हुए, नेताओं के बयान को देखते हुए भी मतदाता इस बार बहुत साइलेंट होकर मतदान कर रहा है। किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं कर रहा है, लेकिन बहराइच का मतदाता इस बार अपने नेता को चुनने के लिए कोई कोर कसर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ इसी का एक परिचय है। बिल्कुल, और ऐसे में अब मत प्रतिशत भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे जैसे अपडेट आते हैं वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वहां के सियासी समीकरणों को समझें तो जमीन पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा या फिर राम मंदिर का उत्साह देखा गया, क्या भारी मुद्दे कौन से पड़े जिन्होंने वोटर्स को बाहर निकालने का काम किया? बिल्कुल अयोध्या के मुद्दे रहे, और भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हो, जो अन्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हो, या घर घर नल योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, आवास शौचालय इत्यादि की जो योजनाएं रही हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि बहराइच के जो मतदाता है इसको लेकर भी मतदान कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, विपक्ष कह रहा है कि अगर मैं सरकार में आता हूं तो भारी भरकम बहराइच में रोजगार युवाओं को मिलेंगे। यहाँ के हॉस्पिटलों को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे, क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ से रेल सेवाएं सही नहीं है बहराइच में। बहराइच से अगर बात की जाए तो बहराइच अभी विकास से काफी दूर नजर आ रहा है, कोसों दूर है बहराइच। तो कहीं ना कहीं मतदाता अपने मन में
ये कोस लेकर जो है, ये कसक लेकर मतदान कर रहा है। लेकिन अभी ये बता पाना थोड़ा नामुमकिन होगा पारुल, क्योंकि 4 तारीख को ही ये क्लियर हो पाएगा कि मतदाता ने आखिर किस चालाकी से अपने राष्ट्र नायक को क्योंकि चुना है। इसलिए भी राम मंदिर का मैंने जिक्र किया, क्योंकि वैसे ही ये धरती सनातन से जुड़ी हुई धरती बताई जाती है। खासतौर पर बहराइच की मैं बात करूं, इस जमीन को ब्रह्मा जी की राजधानी, सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, उनकी राजधानी कहा जाता है, तो लोगों का एक अलग जुड़ाव तो है ही। लेकिन फिर जब जातीय समीकरणों की बात आ जाए तो यूपी में इन खासतौर पर पूर्वांचल का जो कुर्मी वोटर है वो सजाति की तरफ जाता है, यानी अपनी जाति की तरफ ज़्यादा झुकता है। खैर, अब देखना होगा 4 तारीख को किस तरह के समीकरण बनते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ विवेक से। विवेक, बयानबाजियों का दौर दिख रहा है और इन बयानबाजियों का असर कितना पड़ने वाला है, ये सवाल है। एटम बम आ गया इस बार, अरविंद केजरीवाल की रिहाई इंडिया अलायंस की मजबूती दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल दमखम तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिर जो बयान आ जाते हैं फारूक अब्दुल्ला, लालू यादव का, वो फिर बैकफुट पर ले जाते हैं इसी अलायंस को। क्या असर दिख रहा है इनके मुद्दों का, इनके बयानों का यूपी में? देखिए पारुल, अगर बात करें बयानबाजी की, तो बयानबाजी में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या इंडिया गठबंधन में खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, तो सभी अपनी अपनी बयानबाजी जो है वो जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे करते जा रहा है। देश के इस चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, खुलेआम जो है पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वैश्विक लेवल पर भारत की क्या स्थिति है उसको भी दर्शाया जा रहा है। ये भी वोट मांगने का एक तरीका है। पुलवामा अटैक का जिक्र करके भी वोट मांगा जा रहा है, हमने साफ तौर पर देखा है। तो जिस तरीके से ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक सैम पित्रोदा के बयान को लेकर राजनीति हो या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान का चर्चा हो, राम मंदिर की चर्चा हो, बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है अपने विकास कार्यों के अलावा। और कॉन्फिडेंस कानपुर में राहुल और अखिलेश का ये था कि वहां कई वोट परसेंट नहीं बढ़ रहा, जबकि वहां से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को सीटें नहीं आ रही हैं। ये बयान कल के ही है राहुल गांधी के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास पीएम फेस नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में है, तो सबसे मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ेगा कि उसका पीएम फेस कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बयानात तो कई सारे हैं, खूब बयान, खूब दमदार बयान, और बयान दोनों तरफ से जो जुबानी बाण है वो छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके अंतर मत प्रतिशत कानपुर जहां पर राहुल गांधी कल थे वहां से ही नहीं बढ़ा है। और उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन माना जा सकता है कि 5.5 तक जो आंकड़े आएंगे वो थोड़ा सा अच्छे होंगे। और अभी भी इतने बुरे नहीं है ये नंबर्स, कहा जा सकता है कि ये अभी शुरुआत अगर ये थी जो कि 4 बजे 3 बजे तक आई है, तो 6 बजे तक जो आंकड़े आएंगे वो और ज़्यादा बढ़कर आएंगे। तो लोगों ने, अब मौसम भी थोड़ा सा ठीक है तो माना जा सकता है कि अब यूपी की जनता बाहर निकल रही है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिहाज से कि अब जो मत प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, इसी तरह आगे के चरणों में भी बढ़े। बहरहाल बने रहिए अनादि टीवी के साथ और अपडेट्स के लिए जल्द हाजिर।